नमस्ते क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी को नमस्कार करता हूं। तो भारतीय संविधान में पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था आपने संघ लोक सेवा आयोग। आज हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। तो आइए पढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें आज पढ़ेंगे हम निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, ठीक। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इलेक्शन कमीशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में निर्वाचन आयोग की महती भूमिका है। जब कभी केंद्र या राज्य में चुनाव होते हैं तो कितने चरण में चुनाव होंगे, साथ ही साथ निर्वाचन के समय होने वाली नेताओं की सभाओं में आचार संहिता का अनुपालन करना, और जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तो जो प्रणाली है उस पर पूरा ध्यान रखना, ये सब निर्वाचन आयोग का काम है। तो संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान के अनुभाग या भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग वर्णित है, ठीक है। देखते हैं पहला बिंदु, भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। बात समझ आ गई होगी। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक में, ठीक। भाग 15 ठीक। यहाँ हम के करते हैं, कामा में करके के करते हैं, भाग 15 के, ठीक है। अब आते हैं अगला बिंदु। तो निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। और इनका जो चयन है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो
राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का, ये सहायक चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं सहायक चुनाव आयुक्त होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन किया जाता है या निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो अन्य चुनाव आयुक्तों का निर्वाचन किया जाता है बात समझ आ गई होगी कि राष्ट्रपति महोदय जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और सहायक चुनाव आयुक्तों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, अब अगली जो बात आती है वो ये कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष यानी 65 ईयर्स तक की आयु जो पहले हो, का होता है, यानी 6 वर्ष तक का होता है, या फिर अगर 6 वर्ष के पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त की उम्र 65 वर्ष हो जाती है, 65 ईयर्स हो जाती है, तो ये अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। समझ आ गई बात। अगली बात, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वेतन होता है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, यानी जितनी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलती है उतनी ही सैलरी जो है इलेक्शन कमीशन के चीफ आयुक्त को मिलती है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को मिलती है। ठीक, अगली बात,
जो मासिक भत्ते हैं वो भी उन्हीं के बराबर होते हैं। शुरू में जो चुनाव और यानी निर्वाचन आयोग था ये एक सदस्यीय था। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, किंतु दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर पहली बार प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, किंतु दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर पहली बार अक्टूबर 1993 में यह 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो समझ आ गई होगी बात, 1 सदस्यीय से 3 सदस्यीय। अब आगे बात आती है कि भारत में पहली बार चुनाव कब हुए, पूछा जाता है सवाल। तो भारत में पहली बार 1952 में भारत में पहली बार 1952 ईस्वी में चुनाव संपन्न हुए। ठीक है, 1952 में चुनाव हुए और अब पहले जो है आप देखते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे। ये एक अहम मुद्दा बन गया है। वर्तमान में जो सरकारें हैं उन पर ये आरोप लगते हैं कि ईवीएम मशीन का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में ईवीएम मशीन के जरिए ही चुनाव संपन्न होते हैं। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि भारत में पहली बार जब ईवीएम की बात हुई, ईवीएम मशीन की तरफदारी की गई, तो इसमें एल.के. आडवाणी ने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि इसमें जो है घपलेबाजी की संभावना है। ठीक, और एक चीज़ और कि जिन देशों में इस मशीन का निर्माण हुआ वहाँ इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें
फॉल्टेज की संभावनाएं, इसके दुरुपयोग की संभावनाएं हैं या नहीं है, वो एक अलग की बात है। लेकिन इसके उपयोग के जरिए जो चुनाव प्रणाली है वो काफ़ी कुछ आसान हो गई है। ईवीएम के पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे उस समय भी काफ़ी दुरुपयोग होते थे। दबंग लोग जो है जा कर के पोलिंग बूथ पर बैलेट पेपरों पर कब्जा कर लेते थे, अपने उम्मीदवार की सील लगा करके उसे ज़बरदस्ती भर देते थे। कई बार ऐसा होता था कि जो है ये जो मत पेटियाँ होती थी वो गायब करा दी जाती थी। तो इस तरह के बहुत सारे दुरुपयोग होते थे उस समय भी। तो पहली बार भारत में ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया, आइए देखते हैं कि नवंबर 1998 में। नवंबर 1998 ईस्वी में राजस्थान मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के विधानसभा चुनावों में नवंबर 1998 ईस्वी में राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के विधानसभा चुनावों में कुछ क्षेत्रों में, सारी जगहों में नहीं, कुछ क्षेत्रों में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। तो बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब ये सब बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए इसे। अगला बिंदु है सर्वप्रथम 1999 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1999 ईस्वी में गोवा विधानसभा के, या यूं कह सकते हैं सबसे छोटा राज्य है गोवा, तो गोवा के सभी विधान सभाओं के चुनाव ईवीएम से करवाए गए, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संपन्न हुए, से करवाए गए।
आगे आइए। वर्ष 2004, वर्ष 2004 के ये 14वीं लोकसभा थी, 14वीं लोकसभा, ठीक है। वर्ष 2004 के यानी 14वीं लोकसभा के आम चुनाव में जितने भी संसदीय क्षेत्र थे, ठीक है, जितने भी संसदीय क्षेत्र थे उनमें यानी आम चुनाव में सभी संसदीय क्षेत्रों में, सभी संसदीय क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब निर्वाचन आयोग के काम क्या है, किन किन कार्यों का निष्पादन करता है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। तो आइए, निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? पहला है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, यानी जितने भी चुनाव क्षेत्र हैं, आप जानते हैं कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि हो जाती है और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप ये आवश्यक हो जाता है कि कुछ नए विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र बने, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि जो लोकसभा और विधानसभाओं की संख्या है उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। तो निर्वाचन आयोग का यानी इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व तो है कि वो इसका जो है अवलोकन करे, गणना करे, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के हिसाब से नए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का निरूपण करे। ठीक। दूसरी बात ये कि मतदाता सूचियां तैयार करवाना, यानी जो वोटर लिस्ट हैं उनको तैयार करवाना। किन लोगों के नाम निरस्त होने हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनके नामों का निरस्तीकरण और साथ ही साथ नए वोटर्स बनाए जाना, उनके नाम जो है निर्वाचन नामावली में यानी वोटर लिस्ट में जोड़ना, साथ ही साथ नए वोटर आईडी जारी करना। तो ये काम है। तीसरा काम है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। विभिन्न
राजनैतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। मान्यता यानी जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो नए राजनीतिक दल बनते हैं, उनको मान्यता प्रदान करना और साथ ही साथ निर्वाचन के समय में उनको जो है चुनाव चिन्ह आवंटित करना। अगला जो काम है निर्वाचन आयोग का, वो ये है राजनैतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ठीक। नेक्स्ट जो कार्य है निर्वाचन आयोग का, वो है चुनाव करवाना। चुनाव करवाना और साथ ही साथ अगला काम है राजनैतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। ठीक। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये काम है निर्वाचन आयोग के यानी इलेक्शन कमीशन के, जिससे कि जो निर्वाचन है वो पक्षपात रहित, बिना किसी परेशानी के, दंगा फसाद के संपन्न हो सके। तो एक स्वच्छ वातावरण में ये इलेक्शन कमीशन का काम बनता है कि नवीनी यानी जो चुनाव हो रहे हैं वो बिना किसी विवाद के संपन्न हो जाए। ठीक है। तो आपने जो है अब एक खास बात आप जानते ही होंगे कि जब चुनाव होते हैं तो निर्वाचन प्रपत्र भरने के समय जब पर्चा दाखिल किए जाते हैं तो उस समय जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है। जैसे आप सुने होंगे कि उनकी जमानत जब्त हो गई, तो अगर एक प्रतिशत निश्चित होता है, उस प्रतिशत तक वोट उस उम्मीदवार को नहीं मिलते तो जो धनराशि जमा होती है वो जब्त कर ली जाती है। इसे ही कहते हैं जमानत जब्त हो जाना। ठीक है। तो जमानत जब्त होने का अर्थ समाज में ये लगाया जाता है कि वो उम्मीदवार जो है बुरी तरह से पराजित हुआ है। तो अब ये जमानत की जो धनराशि है ये सारे चुनाव में होती है। ठीक है। प्रधानी से लेकर के और लोकसभा के चुनाव तक, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव तक। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।